द बैंकर्स, द जर्नल, द गैंगस्टर। ये वो पाकिस्तानी तिगड़ी जिसने कि भारत को लहूलुहान किया। प्रोजेक्ट कराची एक 10 साल लंबा युद्ध था। पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जो सीमा पर नहीं बल्कि शैडो बैंकों की खामोश किताबों और फर्जी नोटों की स्याही में लड़ा गया था। और इस युद्ध का नेतृत्व कर रही थी एक ऐसी तिरमूर्ति जिसका उद्देश्य था भारत को हजारों जख्म देकर के कमजोर करना। पूरे देश में दर्जनों जिहादी आतंकी हमलों को अंजाम देकर के ये त्रिमूर्ति 3 लोगों से बनी थी। एक, बैंकर जो पैसों को सफेद करता था, मतलब ब्लैक को व्हाइट करता था। जनरल जो नोट छापता था, और गैंगस्टर जो नेटवर्क के भीतर इसको फैलाता था सारे। और अब वायरल ब्लॉकबस्टर धुरंधर ने इस वास्तविक कहानी को एक बड़े पर्दे पर उतार दिया है। इसके साथ कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। मनमोहन सिंह सरकार के दौर में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस टाइम में पाकिस्तान भारत की नकली मुद्रा का एक बहु करोड़ रुपए का नेटवर्क चला रहा था। मतलब मल्टी करोड़ नोट्स का वो बिजनेस कर रहा था। इसका आकार इतना विशाल था कि यह आतंकवाद को भारत में फंड करने का मुख्य साधन बन गया था। मतलब आतंकवाद की जो भी फंडिंग होती थी वो सीधे पाकिस्तान से होती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक भारतीय यूपीए मंत्री ने ही पाकिस्तान को भारतीय मुद्रा की प्रिंटिंग प्लेट्स बेच दी थी। जी हाँ, जो यूपीए सरकार थी उसके ही एक मंत्री ने वो प्रिंटिंग प्लेट्स पाकिस्तान को बेच दी थी, जिससे कि भारतीय मुद्रा छपती थी। वही आदमी जो अपनी बालकोनी में फूल गोभी उगाने के लिए प्रसिद्ध था। ये गोभी वाला आदमी, उसका बेटा और पूर्व रॉ सचिव दुलत, सभी इस घोटाले में गले तक डूबे हुए थे और किकबैक्स ले रहे थे लोग। पाकिस्तान के इस रैकेट को चलाने वाले प्रमुख लोग कौन थे? वो थे इलियास कश्मीरी और साजिद मीर। कौन? ये 26/11 के मास्टरमाइंड। अगला था जावेद खानानी। ये कराची का फेक एयर करेंसी किंग था। गैंगस्टर रहमान डकैत और लियारी का एसपी असलम चौधरी। यही 3 लोग उस त्रिमूर्ति का हिस्सा थे। फिल्म के अंदर में इन सभी किरदारों और कई अन्य लोगों को बिल्कुल सटीक रूप से दिखाया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली। 2008 का मुंबई हमला वो मोमेंट था, वो क्षण था जब ये तीनों मूर्ति एक बिंदु पर आकर के मिली। बैंकर, जनरल और गैंगस्टर का संयुक्त परफेक्ट स्टॉर्म। फिल्म के अंदर में अजय सान्याल, मतलब अजीत डोभाल पर आधारित जो करेक्टर है, इसको फेक करेंसी नेटवर्क का पता चलता है। तो वो कहते हैं, कभी कोई सरकार तो आएगी जिसको इस देश की चिंता होगी, तब कुछ करेंगे। देखिए कि उस टाइम जो रोके अधिकारी थे, या जो अजीत डोभाल की उस टाइम पे पोजीशन थी, वो लोग भी कहते थे कि अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, देश के पक्ष में नहीं है। उन लोगों ने इंतजार किया और 2014 में एक राष्ट्रवादी सरकार आई जिसने इस खतरे को गंभीरता से लिया। और लोग कहते हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ। खैर, क्या फायदा हुआ उसमें आगे चल के बात करेंगे, पहले इस फिल्म की बात कर लें। फिर 2016 की नोटबंदी ने पाकिस्तान के फर्जी नोट नेटवर्क की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ दिया। और जैसे ही भारत में नोटबंदी हुई, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था हिल गई, चिरमिरा गई। और नोटबंदी के सिर्फ 4 दिन बाद पाकिस्तान का नकली नोटों का डॉन जावेद खानानी आईएसआई के द्वारा मार दिया गया। मतलब आईएसआई ने खुद का ही आदमी मारा और उसे उस इमारत के नीचे फेंक दिया जहां उसकी कंपनी का ऑफिस था, खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल। उसके सामने नीचे फेंक दिया ऊपर से। और उसका खून अभी सूखा भी नहीं था कि उसकी फाइल जो थी सुसाइड की, वो जो मारने की जो फाइल थी, मर्डर की जो फाइल थी, वो आत्महत्या में बदलकर बंद कर दी गई।
उसकी मौत ने इस त्रिमूर्ति की हिंसक समाप्ति की शुरुआत कर दी थी। अंततः मोदी सरकार के दबाव में पूरा प्रोजेक्ट कराची ढह गया। बैंकर का नेटवर्क जो था वो ध्वस्त हुआ। जनरल को एफएटीएफ ने उजागर किया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। गैंगस्टर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते गहरी अंडरग्राउंड दुनिया में छिपने को मजबूर हो गया था। धुरंधर की कहानी में हमें यह सीखी कि 21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। किसी देश को बर्बाद करने के लिए अब टैंक की सीमा पर आवश्यकता की जरूरत नहीं है, या हमको आवश्यकता नहीं है। उसकी मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर लोगों का भरोसा तोड़ देना ही एक युद्ध है। त्रिमूर्ति टूट चुकी है, लेकिन इरादा अभी भी जिंदा है। जब तक रावलपिंडी की प्रिंटिंग प्रेस चल रही है और जब तक भारत में वो गद्दार नेता मौजूद हैं जो देश को फेल्ड इकोनॉमी कहते हैं। धुरंधर में दिखाया गया युद्ध इतिहास नहीं, बल्कि केवल एक रुका हुआ अध्याय है। मतलब ये अभी भी चालू है। अब बात करते हैं कि नोटबंदी से हमें क्या फायदा हुआ। विपक्षी दल के नेता बोलते हैं कि मोदी जी ने जो 10-10 लाख रुपए अकाउंट्स में देने का वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं कहता हूं हुआ। सारों जो भारत को चाहने वाले लोग हैं उन सभी को 10-10 लाख रुपया मिल गया। कैसे? 2016 में रात के 8 बजे एक घोषणा ने पूरे देश को हिला दिया। 500 और 1000 के नोट अब कागज बन चुके थे। भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट किया, नोटबंदी। आज सवाल है इस फैसले ने देश को क्या दिया। तो तथ्यों और साक्ष्यों के साथ समझते हैं कि नोटबंदी के असली फायदे क्या थे। पहला फायदा था ब्लैक मनी के ऊपर अटैक। सबसे बड़ा लक्ष्य था कि काले धन पर सीधा वार हो, अटैक हो। पुराने नोट बंद होते ही, जैसे पुराने नोट बंद हुए, बेहिसाब कैश रखने वालों को मजबूरी में बैंक में आना पड़ा। और जैसे ये पैसा जो अभी तक उनके लॉकरों में पड़ा हुआ था, अचानक से बैंकिंग सिस्टम में आया। हर पैसा जमा पैसे का रिकॉर्ड एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया। इससे हजारों ऐसे लोगों का पता चला जो बड़े पैमाने पर कैश रखते थे लेकिन टैक्स नहीं देते थे। यह कदम टैक्स चोरी पर सीधा अटैक था। दूसरा इसका फायदा हुआ था हमें डिजिटल करेंसी का, डिजिटल पेमेंट का। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा बदलाव दिखा डिजिटल भुगतान में तेजी। यूपीआई हो, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो, भीम नेट बैंकिंग, जो भी है। जो लोग कभी मोबाइल से 10 रुपये नहीं भेजते थे, कभी भी, नोटबंदी के बाद लाखों लोगों ने पहली बार आईटीआर फाइल किया। उससे पहले नहीं करते, बहुत कम लोग करते थे, गिनती की। सरकार की टैक्स कलेक्शन रिसर्च के अनुसार पहली बार नए टैक्स पेयर्स की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और यह पैसा फिर देश की योजनाओं में गया। सड़क, रेलवे, हॉस्पिटल्स और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट में यूज हुआ। अब इसके साथ में एक फायदा हुआ कि इसके साथ फायदा हुआ हमको नकली नोटों का। नोटबंदी से पहले बाजार में हजारों करोड़ के नकली 500 और 1000 के नोट घूम रहे थे और ये नोट सीमा पर आतंक और हवाला नेटवर्क को ताकत देते थे। नोटबंदी के बाद नकली नोटों पर सबसे बड़ा ये प्रहार पड़ा। नए नोटों के अंदर में सुरक्षा फीचर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, जिससे कि नकली नोटों की छपाई रुक गई। अगले इसका फायदा हुआ आतंक, नक्सल और हवाला नेटवर्क पर कार्रवाई। नोटबंदी से पहले आतंकी और नक्सली संगठनों के पास बड़ी मात्रा में नगद में पैसा जमा रहता था, अनगिनत पैसा वो जमा करते थे। लेकिन अचानक नोट अनवैलिड होने से उनका पूरा आर्थिक नेटवर्क कुछ समय के लिए ढह गया, टूट गया, ध्वस्त हो गया। हवाला चैनल जो केवल नगद पर चलता था पूरी तरह से रुक गया। कई संगठनों की फंडिंग ठप पड़ गई। ये फायदा। अगला, बैंकिंग सिस्टम के अंदर में लिक्विडिटी बढ़ी। जब लाखों करोड़ों रुपए बैंक में आए तो बैंकों के पास में नकदी बढ़ी। इससे जो होम लोन था, जो व्हीकल लोन था, उसके बिजनेस लोन या बिजनेस लोन था, उस पर ब्याज की दरें कम हुई। बैंक ने ज्यादा लोगों को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक और नियमित हो गई। दूसरा फायदा क्या हुआ इसका कि अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई। नोटबंदी ने यह संदेश दिया कि बिना हिसाब का नगद सुरक्षित नहीं है, उसमें नहीं होगा।
वो सुरक्षित नहीं है। सेल कंपनियां जो थी उन पर कार्रवाई हुई, लेन देन ट्रेस करना आसान हो गया और सरकार की मनी ट्रैकिंग क्षमता बढ़ी। ये भारत को एक ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की तरफ ले गया। और अगर मैं लास्ट में कहूं कि नोटबंदी ने कई चुनौतियां भी दी, लेकिन इसने भारत को डिजिटल, पारदर्शी और औपचारिक अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया। काले धन, नकली नोट और आतंकवादी फंडिंग पर यह एक निर्णायक प्रहार था। भारत जैसे विशाल देश में ऐसे फैसले दीर्घकाल में असर दिखाते हैं और नोटबंदी ने इसी बदलाव की शुरुआत की थी। अब जो हुआ इसमें क्या हुआ, मोटा मोटा अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूं तो नोटबंदी ने काले धन को बैंकिंग सिस्टम में लाकर के ट्रेस करना आसान कर दिया। यूपीआई आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था की असली शुरुआत नोटबंदी के बाद हुई। जो टैक्स पेयर थे उनकी संख्या और टैक्स कलेक्शन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। नकली नोटों की समांतर अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। नक्सल और आतंकी फंडिंग को निर्णायक झटका लगा। हवाला नेटवर्क और अवैध कैश लेन देन बंद हो गए लगभग। बैंक की लिक्विडिटी बढ़ी जिससे सस्ते लोन उपलब्ध हुए लोगों को। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और औपचारिक सिस्टम में आई पारदर्शिता बढ़ी। भारत की अर्थव्यवस्था अधिक डिजिटल, रिकॉर्डेड और ट्रैक करने की योग्य बनी। तो ये फायदे थे नोटबंदी के। और जहां तक 10 लाख रुपए की बात है, तो ये जब इतना हुआ, जो पैरेलल करेंसी चल रही थी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर छपी हो और चाहे यहाँ के ही कुछ नेताओं ने उसको चलाया हो, वो बंद हुई। उसके बंद होने से चीजें कंट्रोल हुई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। डिजिटलाइजेशन के बाद में लिक्विड मनी ज्यादा बढ़ा, उसके अंदर में लेन देन ज्यादा बढ़ा। तो ये ऑटोमेटिकली सभी की जेब में, जो देश को प्यार कर रहे हैं, 10 लाख रुपए वाले जो बात थी वो पूरी हो गई। ये दुखदाई सिर्फ उनके लिए थी नोटबंदी जिनके पास में हजारों करोड़ रुपए कैश में आने थे या नोटबंदी के दौरान में आने वाले थे। ये उनके लिए दुखदाई बनी और वही लोग आज भी नोटबंदी का रोना रो रहे हैं। उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इस फैसले पर परेशानी हुई। और केवल इतना ही नहीं, आज भी वो लोग नोटबंदी का रोना रोते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने जो 10 लाख का वादा किया था वो अभी तक नहीं मिला लोगों को। कैसे नहीं मिला? मिला, सभी को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स से बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।